Hello friends, Dr. Manish here. Welcome to Democratic Diplomacy. I'm really very sorry, but काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ. बट इंडियन डेमोक्रेसी में के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग, जो कि सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग भी कहे जाते हैं, डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जब वो कुछ डेमोक्रेसी से संबंधित ऐसी बातें करते हैं जो कि शायद थोड़ी अनप्लीजेंट कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को लगती है, तो बहुत सारा इमेंस प्रेशर आता है हम लोगों पे, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम सोसाइटी एंड वेरियस पार्ट. सो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है बात करना. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा हमेशा इस चीज़ को बोलते रहते हैं कि नो, यू कांट स्टॉप. आप साइलेंट नहीं रह सकते हैं, आपको बोलना ही पड़ेगा. तो मैं उन लोगों में से हूँ. कई बार दिल को बहुत कचोटती है बात कि मैं बोल नहीं पाता, बहुत सारी चीज़ें मेरी जो अपने ओपिनियंस है मैं बोल नहीं पाता हूँ. बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि हाँ, जो चीज़ें हैं डेमोक्रेसी में, अगर मैं वोट देता हूँ तो वोट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बात ये चीज़ है कि मैं उसको सेव करने के कुछ करता हूँ या नहीं करता हूँ. मेयरली वोटिंग इज़ नॉट समथिंग डेमोक्रेटिकली राइट थिंग. तो खैर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, तो ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था. एक डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के बारे में चीज़ निकल के आई है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि जुडिशरी का ऐसा भी, ये देखिए ये चीज़ तो बहुत पुरानी है, जुडिशरी का करप्शन. शायद मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में जितने भी पिलर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई पिलर है और कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो जजेस हैं. उनसे ज़्यादा करप्ट आई डोंट थिंक कि कोई भी, क्योंकि जिस तरह की हाई पोस्ट वो रखते हैं, और पोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और आप इस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे पहुंच के आप ऐसा आचरण करते हैं. अभी एक भाई साहब है, हाई कोर्ट में जज थे, उनके यहाँ पैसे पकड़े गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसे बचाया कि किसी मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता है. इतना बेशर्मी और इतना शर्मनाक है. उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास. मामला ये है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के बारे में एक कंप्लेन गई थी हमारी मैडम द्रौपदी मुर्मू, जो प्रेसिडेंट है, मैडम प्रेसिडेंट के पास. और मैडम प्रेसिडेंट ने उसको रेफ़र कर दिया लॉ मिनिस्ट्री को, और लॉ मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को रेफ़र कर दिया. यानी कि अब उन पर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी ही होगी. तो मामला क्या है जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इतनी शर्मनाक चीज़ भी हो सकती है इंडियन डेमोक्रेसी में, शायद कॉमन लोगों को अब पता चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले से हैं, बट अंडर द कारपेट है, या फियर के चलते लोग, सो कॉल्ड कंटेम्प्ट के चलते नहीं बोल पाते. हालांकि कंटेम्प्ट का रेट फिक्स हो गया है. जो शांति भूषण के बेटे थे प्रशांत भूषण जी, उनके केस में 1 रुपया, याद होगा आप लोगों को तो 1 रुपया दिया था. और आज के टाइम में अगर उसमें मान लो कुछ साल हो गए तो इंटरेस्ट जोड़ लो तो मुझे लगता है शायद 2 रुपये के नीचे ही होगा कंटेम्प्ट का चार्ज, जैसा कि है सुप्रीम कोर्ट में. तो खैर बात करते हैं. राकेश साहब जो पटना हाई कोर्ट में जज थे, उन्होंने कंप्लेन किया था कि एक केस में तीस्ता तलवार को लेके, उनके बेल एप्लीकेशन को लेके कि जिस तरह से बेल दी गई वो फिशी है. इसमें 100% लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है. उसकी कंप्लेन करी गई और डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के बारे में कंप्लेन की गई. अब केस समझते हैं. तीस्ता तलवार मैडम के बारे में आपको पता होगा, ही वॉज फ्यू ईयर्स बैक हीरोइन ऑफ एवरी न्यूज़ चैनल. उनके बारे में हर न्यूज़ चैनल बात होती है. सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता थी. तो बहुत ही गरीबी में रहती थी. ये अलग बात है कि उनकी कई करोड़ की कोठी मुंबई के सबसे पॉश इलाके में, वो पैसे कहाँ से है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. खैर, तो बात क्या हुआ कि तीस्ता तलवार मैडम पे इल्ज़ाम लगे थे कि जो एग्जीक्यूटिव थी, ब्यूरोक्रेसी थी जो गुजरात की, उसको फैब्रिकेट किया फॉल्स चार्जेस में. अभी के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उनको फैब्रिकेट किया. उनके सबॉर्डिनेट एक अभी जो होम मिनिस्टर हैं शाह साहब, उनको फैब्रिकेट किया. और गलत सबूत, गलत लोगों के साथ मिलके एक साजिश करके फॉल्स फैब्रिकेट किया गया और उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई लोकल कोर्ट से, फिर मुंबई हाई कोर्ट से. और मज़े की बात देखिए
कि वो जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियों के दिन थे, गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, कोर्ट रेगुलर कोर्ट बैठ नहीं रही थी। उसके बाद इमरजेंसी बेसिस पे शाम को, और उससे भी मज़े की बात देखिए कि डी वाई चंद्रचूड़ साहब उस टाइम भरतनाट्यम देख रहे थे, आनंद ले रहे थे छुट्टियों का। तो वो ऑफिस में नहीं थे, इन रेजिडेंस नहीं थे। उसके बाद इमरजेंसी में शाम को 4 बजे पता नहीं किन वकीलों के प्रेशर में आके, और कौन से वकीलों का वहाँ नेक्सस है सुप्रीम कोर्ट में, ये सबको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत लोग हैं। तो क्या हुआ कि 4 बजे आनन फानन में एक 2 जजेस बेंच बनाई गई, और 2 जजेस बेंच ने जो है, चूँकि वो डिवाइडेड हो गया, जो उनकी बेल एप्लीकेशन थी, दोनों जजेस की सहमति बन नहीं पाई, तो वो बेल एप्लीकेशन एक तरह से रिजेक्ट समझ लीजिए, रिजेक्ट हो गया। तो आनन फानन में 6-7 बजे के आसपास उसी दिन अर्जेंसी में, इतनी अर्जेंसी और किसी केस में नहीं दिखती, जैसे कि अर्जेंसी दिखती है जब एब्रोगेशन करना हो 370 का कश्मीर को लेके, लगातार सुनवाई चलती है। राम मंदिर के केस में से तो ऐसा नहीं चला, कृष्ण जन्मभूमि की केस लिंगर ऑन कितने सालों से पेंडिंग पड़ी हैं। तब ये महोदय एक आम आदमी का केस हो तो उनको याद नहीं आती, लेकिन किसी बिजनेसमैन बिलियनर का केस हो तो अर्जेंट बेसिस पे सुना जाता है। तो खैर, तो शाम को 6-7 बजे एक और बेंच कंस्टिट्यूट की, भरतनाट्यम देखते थे कि कितनी, देखिए उस भरतनाट्यम देखने के बीच में कितना जस्टिस को लेके सीजीआई साहब एक्टिव थे। मतलब ऐसा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो जाए तो क्या बात है दुनिया में। तो उसके बाद एक 3 जजेस बेंच, लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट की गई, और उन्होंने जो तीस्ता मैडम थी उनको बेल ग्रांट किया। तो आखिर ऐसा क्या कनेक्शन था तीस्ता मैडम के साथ सीजीआई का, इतनी क्लोजनेस? और ये कोई बहुत रेगुलर चीज़ है, ये तो रोज़ होता है, हज़ारों बेल एप्लीकेशंस आते हैं। आखिर सीजीआई साहब को इतना क्या अर्जेंसी था? या अंकल सैम वाला डीप स्टेट और इंडियन डीप स्टेट का कोई कनेक्शन है क्या? तो ये फिशी दिखता है किसी को भी। तो राकेश साहब ने इसके लिए चिट्ठी लिखी और मैडम ने उसको गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। देखते हैं गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। बट सोचिए कि करप्शन जुडिशरी में, करप्शन की, और सबसे ये कॉलेजियम सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम सिस्टम बनाने का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की करी गई है, लेकिन कि जजेस की नियुक्ति जजेस करें, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये 200 फैमिली के ही लोग जज बनते हैं। और भारत में तमाम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो गूगल के सीईओ बन सकते हैं, पर जजेस बनने के लिए उसी 200 फैमिली से, उनके नाना, काका, फूफा, मामा, मामी, भतीजे, सब आपस में रिश्तेदारी ही बनते हैं। सारे जीनियस इसी 200 फैमिली में पैदा होते हैं। और ये 1993 के बाद मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके, बिकॉज देखिए सरकारें जब वीक होती हैं तो कोर्ट डिक्टेटरशिप करती है, और ये एक सुपर डिक्टेटरशिप वाला जो हाल है सुप्रीम कोर्ट का, कि एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर हो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके, मतलब मीनिंगलेस हो गई है, संसद मीनिंगलेस हो गई है, एग्जीक्यूटिव मीनिंगलेस हो गई है, जो भी है। तो बेटर है कि बहुत अभी एक एमपी ने बोला भी है कि इनको ख़त्म कर दो, पार्लियामेंट को वैनिश कर दो। ये चुनाव और इलेक्शन का फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत है? जब इतना ज्ञान सुप्रीम कोर्ट के पास है तो सुप्रीम कोर्ट चला सकता है, कंट्री को चलाए। तो इस पे देखिए अब क्या एक्शन होता है। बट करप्शन इन द जुडिशरी, बिकॉज आप जिस तरह के काम करते हैं ये बहुत शेमफुल है। एज ए डॉक्टर हम लोग तो, हमारी तो रीच लिमिटेशन है, हमारा काम हील करने का, लोगों का, वी आर डूइंग गुड। जुडिशरी के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है, बट हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जुडिशरी पे एक सीरीज़ ही कर लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर टॉपिक। एक जुडिशरी पे लंबा सीरीज ही करते हैं, एवरी केसेस, कैसे जुडिशरी फंक्शन करती है और क्या क्या गलत चीज़ें जुडिशरी में हो रही हैं। तो ये डॉक्टर्स के बारे में जुडिशरी में बात हो सकती है, इंजीनियर्स के बारे में हो सकती है, लॉयर्स के बारे में हो सकती है, अदर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में, तो जुडिशरी भी के बारे में बात होनी चाहिए। ह्यूमंस चला रहे हैं उसको, आई थिंक। तो इस केस के बारे में आप लोग नज़र रखिए, गूगल करिए, यूट्यूब देखिए क्या क्या चीज़ें चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, सपोर्ट मी, नॉट मॉनिटरी सपोर्ट, आई डोंट मीन, मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आई एम डूइंग गुड, बट माई वॉइस, इसके लिए सपोर्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।